2026 ऑनेस्टली एनीमे फैंस के लिए एक रोलर कोस्टर रहा है। एक तरफ कुछ एनीमे इतने इंसेन निकले हैं कि हर एपिसोड के बाद यही रिएक्शन था कि व्हाट डिड आई जस्ट वॉच, और दूसरी तरफ कुछ एनीमे हाइप तो बहुत क्रिएट कर गए लेकिन डिलीवर बिल्कुल भी नहीं कर पाए। लेकिन आज की लिस्ट में सिर्फ वही एनीमेज हैं जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं आपका प्रीशियस टाइम। और ट्रस्ट मी, नंबर 1 एनीमे ने तो मुझे कम्प्लीटली सरप्राइज किया था। तो पॉपकॉर्न ले आओ, वॉच लिस्ट रेडी कर लो, बिकॉज दीज आर द बेस्ट एनीमे टू वॉच इन 2026 सो फार। कभी कभी एक एनीमे को ग्रेट बनने के लिए सुपर पावर्स की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वर्ल्ड एंडिंग विलन्स की। कभी कभी सिर्फ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स ही एनफ होते हैं, और इकोकु निकी एग्जैक्टली वही करता है। स्टोरी शुरू होती है माकियो नाम के एक नॉवेलिस्ट से, जो अपनी नीस आशा को अपने पास रखने के लिए मजबूर हो जाती है आफ्टर अ ट्रेजिक फैमिली इंसिडेंट। अब नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये इमोशनल ड्रामा होगा, भर भर के रोना धोना होगा और वही टिपिकल फैमिली क्लीशेज। लेकिन इकोकु निकी बिल्कुल अलग अप्रोच लेता है। यहाँ इमोशंस को फोर्स नहीं किया जाता, कैरेक्टर्स अननेसेसरीली स्पीच नहीं देते, और हर कन्वर्सेशन, हर ऑकवर्ड साइलेंस इतनी नेचुरल फील होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप किसी रियल वर्ल्ड में या फिर रियल लाइफ स्टोरी देख रहे हो। और मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो है इसकी मैच्योरिटी। ये एनीमे हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देता, कभी कभी बस एक्सेप्ट करता है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ऑनेस्टली इसी वजह से ये इतना ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। अगर तुम्हें मार्च कम्स इन लाइक अ लायन, अ साइलेंट वॉइस या बाराकामोन जैसे इमोशनल बट ग्राउंडेड स्टोरीज पसंद है तो इकोकु निकी डेफिनेटली तुम्हारा वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें इमोशनल हीलिंग नहीं चाहिए बल्कि एक क्यूट रोमांस और एक हिलेरियस केमिस्ट्री देखना है तो नेक्स्ट एनीमे तुम्हारे लिए है। रोमांस एनीमे का नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लव ट्रायंगल्स और कन्फेशन के लिए 12 एपिसोड का वेट। लेकिन यू एंड आई आर पोलर अपोजिट्स थैंकफुली इन सब क्लीशेज को साइड में रख देता है। स्टोरी दो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, एक आउटगोइंग और एक इंट्रोवर्ट। और नॉर्मली यही से क्लीशे स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर एक्चुअली में कम्युनिकेट करते हैं। शौक लगा? मुझे भी लगा था। इस एनीमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी कॉन्वर्सेशंस। डायलॉग काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, कॉमेडी परफेक्टली टाइम्ड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एक्चुअली ग्रो करते हैं। ये दो लोगों के ग्रेजुअली एक दूसरे को समझने की कहानी है। और अगर तुम स्कूल रोमांस जॉनर से बोर हो चुके थे तो ये एनीमे तुम्हारा ओपिनियन चेंज कर सकता है। तो अब काफ़ी होलसम एनीमे के बाद एक बढ़िया सा मूड शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अब इमेजिन करो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीइंग जो आधा ह्यूमन है और आधा चिंपैंजी। उसका नाम है चार्ली, और पूरी दुनिया उसे या तो एक इंसान के रूप में देखना चाहती है या तो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, बस। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है। लेकिन बिलीव मी, द डार्विन इंसिडेंट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन की स्टोरी है, आइडेंटिटी की स्टोरी है, पॉलिटिक्स की स्टोरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटी की स्टोरी है। एनीमे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है कि इंसान होने का एक्चुअल मतलब क्या है, डीएनए, अपीयरेंस या उसके एक्शंस। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन ही है जो इस एनीमे को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। यहाँ एक्शन कम है लेकिन टेंशन हर एक एपिसोड में फील होगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि यार यहाँ पे वो लोग ऑडियंस को एक बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, जहाँ पे हर चीज़ को स्पून फीड किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम इस बारे में सोचो, डिस्कस करो और खुद का एक नया कंक्लूजन निकालो। अगर तुम्हें थॉट प्रोवोकिंग एनिमेज जैसे मॉन्स्टर या फिर प्लूटो पसंद है तो ये एनीमे बिल्कुल मिस मत करना। और इतने सीरियस एनीमे के बाद अगर तुम्हें नेक्स्ट जनरेशन शोनेन ढूंढना है तो नेक्स्ट वन इज गाचियाकुटा। अगर मुझे गाचियाकुटा को कोई एक वर्ड में डिस्क्राइब करने को बोले तो मैं बोलूँगा रॉ। ये एनीमे बिल्कुल पॉलिश की हुई फेरी टेल नहीं है, ये डर्टी है, वायलेंस से भरा हुआ है, और इसका वर्ल्ड कम्प्लीटली ब्रूटल है। स्टोरी फॉलो करती है रूडो को, जो एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ रिच और पुअर के बीच में सिर्फ स्टेटस का डिफरेंस नहीं, लिटरली दुनिया का डिफरेंस है। जो लोग वर्थलेस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उन्हें नीचे के वर्ल्ड में एक गार्बेज फील्ड अबीस में फेंक दिया जाता है, और वहीं से शुरू होती है रूडो की जर्नी। लेकिन ऑनेस्टली गाचियाकुटा का सबसे बड़ा हीरो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। कचरे से बनी हुई दुनिया, यार ये क्या इमेजिनेशन है, जहाँ पे ब्रोकन मशीन्स है, डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स है, और हर लोकेशन इतने यूनिक फील होते हैं कि क्या ही बताऊं। और इन पूरे चीज़ पे एक बढ़िया सा चेरी ऑन द टॉप है इसका पावर सिस्टम। यहाँ पे रैंडम मैजिक ब्लास्ट नहीं होते, कैरेक्टर्स ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन बना देते हैं यार, जैसे कैंची एक वेपन है। और इतना बढ़िया एनिमेशन, हर फाइट इतनी क्रिएटिव लगती है।
और अगर इसका एडेप्टेशन कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा तो यार इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर ये कुछ सालों में द नेक्स्ट बिग शोनेन बन जाए, और ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। तो यार अब आते हैं मेरे टॉप 3 रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहले है निप्पन संगोकू। निप्पन संगोकू फर्स्ट लुक से ही एक टिपिकल फ्लैशी शोनेन नहीं फील होता। यहाँ हर फाइट से पहले स्ट्रैटेजी है और हर डिसीजन के पीछे पॉलिटिक्स है, और हर कैरेक्टर अपने अलग अलग मोटिव से काम करते हैं। ये स्टोरी है फ्यूचर जापान में, जहाँ देश अलग अलग पावर्स में डिवाइड हो चुका है और हर रीजन अपने आइडियोलॉजी पर अपनी एम्बिशंस के साथ एग्जिस्ट करता है। और इसी फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड के बीच में से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ बैटल की नहीं, लीडरशिप और सर्वाइवल की भी है। और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ इस एनिमे का एटमॉस्फेयर। हर सीन टेंशन बिल्ड करता है, कभी डायलॉग से, कभी साइलेंस से, और कभी सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से। और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग यार क्या ही बताऊं, बहुत मस्त। ये धीरे धीरे अपनी दुनिया बनाता है, और जब ये स्टोरी फाइनली मोमेंटम पकड़ता है तब समझ आता है कि इतना पेशेंस और इतना स्लो मोमेंटम क्यों था स्टार्टिंग में। अगर तुम्हें कोई मैच्योर पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो निप्पन संगोकू डेफिनेटली एक हिडन जेम है तुम्हारे लिए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं मेरे नंबर 2 रिकमेंडेशन पे, जिसने प्रूव कर दिया है कि ओल्ड स्कूल फैंटेसीज को भी मॉडर्न फील कराया जा सकता है। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार विस्टोरिया का सिनॉप्सिस पढ़ा, मैंने सोचा अच्छा तो एक और मैजिक स्कूल एनीमे, और ऑनेस्टली मैं कंप्लीटली गलत था, क्योंकि स्टोरी फॉलो करती है विल सेफोर्ड को, एक ऐसा लड़का जो मैजिक यूज़ ही नहीं कर सकता, लेकिन उसका सपना है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मेज बनने का। इम्पॉसिबल लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे वही लगा था। तो और इसी वजह से उसकी जर्नी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हर ऑब्स्टिकल जेन्युइनली डिफ़िकल्ट फील होता है, हर विक्ट्री अर्न्ड लगती है, और ऑडियंस नेचुरली उसके साथ कनेक्ट करती है। अब एनिमेशन की बात करें तो एक्शन सीक्वेंस जेन्युइनली गॉर्जियस है, फास्ट, फ्लूइड और इम्पैक्ट से भरे हुए, नॉट लाइक द न्यू वन पंच मैन सीरीज। फर्स्टली फैंटेसी वर्ल्ड भी काफ़ी डिटेल फील होता है, जिससे एक्सप्लोरेशन का मज़ा और भी बढ़ता है। लेकिन मेरे लिए विस्टोरिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसकी पावर स्केलिंग की स्टोरी। तो अगर तुम ब्लैक क्लोवर या फिर दानमाची को एंजॉय करते हो तो विस्टोरिया तुम्हारी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी होना चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं द नंबर 1 एनिमे रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर द 2026 सीजन सो फार, जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। कभी कभी एक एनिमे देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे तुम सिर्फ स्टोरी नहीं देख रहे बल्कि एक पेंटिंग के अंदर चले गए हो, और विच हैट एटलियर एग्जैक्टली वही फील कराता है। स्टोरी फॉलो करती है कोको को, एक ऑर्डिनरी लड़की जो हमेशा मैजिक से फैसिनेटेड रहती है, लेकिन उसके दुनिया में मैजिक सिर्फ चोजन लोग ही यूज़ कर सकते हैं। फिर एक दिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है, और वहीं से शुरू होती है एक मैजिकल जर्नी जो सिर्फ स्पेल्स के बारे में नहीं, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमेजिनेशन के बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं इसके विजुअल्स की। यार इसमें जो भी बोलूँ वो सब कुछ कम लगता है, क्योंकि हर फ्रेम लिटरली आर्ट वर्क है यार। यहाँ पे आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूम्स, बैकग्राउंड्स, मैजिक सर्कल्स, सब कुछ इतनी डिटेलिंग के साथ डिज़ाइन किया गया है कि कभी कभी वीडियो पॉज करके सिर्फ मन करता है कि यार बस देख लूँ। लिटरली मेरा अभी का वॉलपेपर इसी एनिमे से लिया मैंने। और फिर आता है इसका मैजिक सिस्टम। यहाँ मैजिक बस फायरबॉल बोलने से नहीं आता, मैजिक को क्रिएट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, समझा जाता है, और इसी वजह से हर स्पेल मीनिंगफुल फील होता है। ये एनिमे तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, ये तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाता है। और कोको ऑनेस्टली इस साल की सबसे लवेबल प्रोटैगनिस्ट में से एक है। उसकी एक्साइटमेंट, उसकी मिस्टेक्स और उसका डिटर्मिनेशन देखकर तुम नेचुरली उसके साथ एंजॉय करते हो उसकी जर्नी। और इसीलिए ये मेरी बेस्ट एनिमे टू वॉच इन 2026 सो फार की लिस्ट में नंबर 1 पिक है। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट। हो सकता है तुम मेरी रैंकिंग से अग्री करो, या हो सकता है बिल्कुल डिसएग्री करो, और ऑनेस्टली एनिमे का मज़ा यही है। तो अब तुम कमेंट में ज़रूर बताओ कि तुम्हारी 2026 की फेवरेट एनिमे कौन सी है, और अगर तुम इस लिस्ट में कुछ रैंकिंग्स की चेंजेस करना चाहते हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना यार। और अगर तुम एनिमे से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो स्ट्रॉ हैट शिनोबी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन सायोनारा।